सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि भारत से लौटकर बापू अपने परिवार के साथ जब दक्षिण अफ्रीका पहुंचे तो उन्हें जहाज से उतरने नहीं दिया गया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन भी शुरू किया। वे अपने साथियों के साथ एक बस्ती में रहने लगे। उन्होंने वहीं अपना आश्रम बनाया। अंग्रेज सरकार के बनाए अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और आंदोलन शुरू किया। फिर अंग्रेज सरकार द्वारा कानून वापस लिया गया। गांधी जी भारत लौटने की तैयारी में लग गए। स्वदेश लौटकर 1 साल तक गांधी जी ने देश भर में घूमा। लोगों की हालात उनके पास जाकर वो समझते रहे। हिंदुस्तान की दुर्दशा को करीब से समझने लगे और आखिर में वे अहमदाबाद में बसे और वहीं सत्याग्रह आश्रम बनाया। यहाँ पर जुलाहों को बुलाकर गांधी जी ने अपने हाथ से कपड़ा बनाना सीखा। अब गांधी जी कांग्रेस के कामकाज में हिस्सा लेने लगे थे। कांग्रेस नेताओं के कहने से चंपारण के एक किसान गांधी जी को बिहार लेकर आए। किसान नील के व्यापारियों से बड़े परेशान थे। लंदन में उनके साथ पड़े हुए वकीलों की गांधी जी ने मदद ली। नीलहों के अत्याचारों पर रपट तैयार करके सरकार पर जोर डालना था कि वो कानून बदले। वकील किसानों का मामला लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहते थे। गांधी जी सत्याग्रह के तरीके सीख चुके थे। उन्होंने एक अलग रास्ता सुझाया। उन्होंने कहा, जहाँ रैयत इतनी कुचली गई है, जहाँ सब इतने भयभीत रहते हैं, वहाँ कचहरियों के मार्फत थोड़े ही इलाज हो सकता है। लोगों के लिए सच्ची दवा तो उनके डर को भगाना है। किसानों से मिल मिलकर गांधी जी ने उनका दुख दर्द पूछा। उनकी रपट तैयार वो करते गए। वे सर्वेक्षण कर रहे थे, तभी उनकी गिरफ्तारी के आदेश आ गए। अदालत में गांधी जी ने एकदम निडरता से कहा कि वो चंपारण नहीं छोड़ेंगे। बाहर असंख्य लोग गांधी जी के समर्थन में जमा थे। दबाव में आकर मजिस्ट्रेट ने उन्हें छोड़ दिया। लगभग 8 महीने गांधी जी चंपारण में रहे। दक्षिण अफ्रीका की ही तरह यहाँ भी सत्य की जीत हुई। अंग्रेज सरकार ने घुटने टेके। किसानों को परेशान करने वाली नील की खेती का अंत हुआ। चंपारण सत्याग्रह की सफलता ने गांधी जी को कांग्रेस के मुख्य नेताओं के आगे खड़ा कर दिया। चंपारण की ही तरह गुजरात के खेड़ा में भी किसानों ने सत्याग्रह किया। वकील सरदार पटेल अब कांग्रेस के नेता बन चुके थे। अहमदाबाद में कपड़ों के कारखानों के मजदूरों ने हड़ताल कर दी थी। उनकी नेता थी कारखानों की मालिक की बहन अनसुईया साराभाई। मजदूरों के लिए यहाँ गांधी जी ने उपवास किया। फिर ऐसा समझौता कराया जो सबको मंजूर था। खूब ढूंढने के बाद गांधी जी को एक चरखा मिला और अब खादी का समय आ गया था। सन 1921 में ऐसे कई विरोधों के मिलने से असहयोग आंदोलन उभर कर आया। यह पूरे देश में फैल गया। अब आजादी की लड़ाई के मुख्य नेता गांधी जी ही थे। सन 1930 में नमक सत्याग्रह शुरू हुआ, जो और भी बड़ा आंदोलन था। सन 1942 में सबसे बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन। अब अंग्रेजों के लिए भारत पर राज करना मुश्किल था। सन 1944 में रेडियो पर एक भाषण में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार गांधी जी को एक विशेष नाम से पुकारा। पता है वो नाम क्या था? राष्ट्रपिता। और तभी से हम गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर बुलाते हैं।
और गांधी जी तो अपने दो प्रिय हथियारों की ही बात करते रहे। जानते हो वो क्या थे? वो थे सत्य और अहिंसा। मिलकर नई दुनिया, मिलकर बनाए हम नई दुनिया, मिलकर जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो, छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने, सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आपसे मिलकर खुशी हुई। इससे पहले के सत्र में हमने सीखा था कि आत्मविश्वास क्या होता है और आत्मविश्वास होना जरूरी क्यों है। इस सत्र में हम आत्मविश्वास बढ़ाने के तरीकों के बारे में सीखेंगे। सत्र को आगे बढ़ाने से पहले क्या हम आत्मविश्वास के बारे में एक गीत गाएं? कृपया खड़े हो जाइए। विश्वास से जीना सीख सके, आत्मविश्वास से जीना सीख सके, सुख और सुविधा पा सके, हम घर दुनिया से मान पा सके। विश्वास से जीना सीख सके, आत्मविश्वास से जीना सीख सके, विश्वास से जीना सीख सके, आत्मविश्वास से जीना सीख सके, सुख और सुविधा पा सके, हम घर दुनिया से मान पा सके। विश्वास से जीना सीख सके, आत्मविश्वास से जीना सीख सके, स्वप्न को ध्येय में बदल सके, ध्येय पे श्रम से पहुंच सके, श्रम से सफलता पा सके, सफलता से जीवन संवार सके, स्वप्न को ध्येय में बदल सके, ध्येय पे श्रम से पहुंच सके, श्रम से सफलता पा सके, सफलता से जीवन संवार सके। विश्वास से जीना सीख सके, आत्मविश्वास से जीना सीख सके, सुख और सुविधा पा सके, हम घर दुनिया से मान पा सके। विश्वास से जीना सीख सके, आत्मविश्वास से जीना सीख सके, विचार और कार्य व्यक्त कर सके, खुद की भूल कबूल कर सके, निश्चय से सब कार्य कर सके, कुशलता को उन्नत कर सके। विचार और कार्य व्यक्त कर सके, खुद की भूल कबूल कर सके, निश्चय से सब कार्य कर सके, कुशलता को उन्नत कर सके। विश्वास से जीना सीख सके, आत्मविश्वास से जीना सीख सके, सुख और सुविधा पा सके, हम घर दुनिया से मान पा सके। विश्वास से जीना सीख सके, आत्मविश्वास से जीना सीख सके, परिस्थिति के अनुरूप रह सके, समझ की ज्योत से प्रकाश सके, कम नहीं किसी से ये समझ सके, डर को सदा के लिए भगा सके, परिस्थिति के अनुरूप रह सके, समझ की ज्योत से प्रकाश सके, कम नहीं किसी से ये समझ सके, डर को सदा के लिए भगा सके। विश्वास से जीना सीख सके, आत्मविश्वास से जीना सीख सके, सुख और सुविधा पा सके, हम घर दुनिया से मान पा सके। विश्वास से जीना सीख सके, आत्मविश्वास से जीना सीख सके।
आपने बहुत अच्छी तरह गाया, धन्यवाद। आइए अब एक कहानी सुनते हैं। मेघा ने एक नई स्कूल की 8वीं क्लास में दाखिला लिया। वो बहुत अच्छा गाती थी। स्कूल में पर्यावरण मंडली का उद्घाटन होने वाला था। उद्घाटन में एक लड़की को प्रार्थना गाने के लिए कहा गया था। किसी कारणवश वो उस दिन स्कूल न आ पाई, इसीलिए मेघा ने कहा कि वह प्रार्थना गा देगी। शिक्षिका ने उसे इजाजत दे दी। उसने बहुत अच्छी तरह प्रार्थना गाई। सबने उसकी प्रशंसा की। मेघा स्कूल की सबसे मनपसंद गायिका बन गई। सब लोग उसे पसंद करने लगे। हमने इस कहानी से क्या सीखा? मेघा का सबसे अच्छा गुण यह था कि वह बिल्कुल सुर में गाती थी। तो हम कह सकते हैं कि गाना उसकी विशेषता थी। विशेषता का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति के विशेष गुण या कौशल को उसकी विशेषता कहा जा सकता है। वह गुण या कौशल उसे दूसरों से अलग करता है। उस विशेष गुण की वजह से वह व्यक्ति अपना कार्य बहुत अच्छी तरह कर पाता है और इससे उसे संतोष मिलता है। कुछ गुण और कौशल के उदाहरण हैं धैर्य, निष्ठा, मजाक करने का तरीका, चित्रकला, गायन, लेखन इत्यादि। अगर किसी व्यक्ति में ऐसे कुछ गुण या कौशल हो तो ये उसकी विशेषता बन जाते हैं। हम सब में कोई न कोई विशेषता होती है। क्या अब हम एक खेल खेलें? आपको 10-10 लोगों के समूह बनाने हैं। हर समूह एक गोला बनाकर बैठेगा। एक व्यक्ति खेल शुरू करेगा। मान लीजिए कि खेल की शुरुआत मनोज से हुई। रेखा मनोज के बगल में बैठी है और रेखा के बाद शबाना बैठी है और इस तरह गोला आगे बढ़ता जा रहा है। मनोज को रेखा के कान में रेखा की एक विशेषता बतानी है। फिर रेखा शबाना के कान में शबाना की विशेषता के बारे में बताएगी। इस तरह खेल आगे बढ़ता जाएगा। खेल के अंत में सब लोग जान चुके होंगे कि दूसरों के हिसाब से उनकी विशेषता क्या है। खेल तब खत्म होगा जब मनोज को वेंकट से पता चलेगा कि उसकी विशेषता क्या है। बाद में कुछ लोग स्वेच्छा से बताएंगे कि दूसरे व्यक्ति के हिसाब से उनकी विशेषता क्या है। खेल शुरू होने से पहले आप लोग 1-2 मिनट के लिए अपने बगल में बैठे व्यक्ति की विशेषताओं के बारे में सोच सकते हैं। क्या आप तैयार हैं? क्या हम खेल शुरू करें? क्या इस खेल में आपको मजा आया? आप सबको अपनी एक विशेषता के बारे में पता चला होगा, है ना? जब हमें अपनी विशेषताओं के बारे में पता चलता है तो इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। जिस तरह हम अपनी विशेषताओं को पहचानते हैं, उसी तरह हमें अपनी कमजोरियों को भी पहचानना चाहिए। हमें अपनी कमजोरियों जैसे आलस्य, लापरवाही इत्यादि को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे भी हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो आत्मविश्वास होने का मतलब है अपनी विशेषताओं और कमजोरियों को पहचानना। अब हम इस परिस्थिति पर ध्यान देंगे। पारेशा और फरीदा एक साथ नृत्य सीखने जाते थे। पारेशा की आदत थी कि जब भी समय मिले वह नृत्य का अभ्यास करती थी, इसलिए वह जल्दी सीख गई। पर फरीदा को सीखने में ज्यादा समय लग रहा था। पारेशा की बहुत प्रशंसा होती थी। लोग हमेशा पारेशा और फरीदा के बीच तुलना करते रहते थे। अगर आप फरीदा होते तो आप क्या करते? मुझे बुरा लगता
कि मैं पारेशा जितना अच्छा नृत्य नहीं कर सकती। मैं अच्छी तरह नृत्य सीखने पर ध्यान देती। मैं नृत्य सीखना बंद कर देती। पारेशा ज्यादा अच्छा नृत्य करती है, उस बात का अफसोस नहीं करना चाहिए। नृत्य सीखना बंद करने के बारे में सोचना भी अनुचित है। इन बातों से पता चलता है कि आप में आत्मविश्वास की कमी है और आप बेकार में ही दूसरों के साथ अपनी तुलना कर रहे हैं। इससे यह भी पता चलता है कि आप आसानी से हार मान जाते हैं। अगर आप दूसरों से तुलना किए बिना नृत्य सीखने पर ध्यान देंगे तो यह संभव है कि आप अच्छी तरह नृत्य करने लगेंगे। आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए दूसरों के साथ तुलना करके हार नहीं माननी चाहिए। अपनी कोशिश चालू रखनी चाहिए। क्या कम अंक आने पर या किसी के साथ तुलना होने की वजह से आप हताश हुए हैं? क्या इस वजह से आपको लगा है कि आप में किसी गुण या कौशल की कमी है? क्या आप इसके बारे में अपने दोस्त को बता सकते हैं? अगर आप इसके बारे में किसी को नहीं बताना चाहते तो आप मन में कुछ देर के लिए इस बारे में विचार कर सकते हैं। अपने विचार और अनुभव बताने के लिए धन्यवाद। अब अगली परिस्थिति पर ध्यान देते हैं। कमला के घर पर कुछ मेहमान आए हैं। कमला और उसका भाई राजन मेहमानों के साथ बातें कर रहे हैं। अखबार में उत्तीर्ण छात्रों के बारे में कोई खबर आई है। वे लोग इस बारे में बात करने लगे। कमला रोज अखबार पढ़ती थी, इसलिए वह काफी बातें करती रही। राजन ने ज्यादा बातें नहीं की क्योंकि उसे अखबार पढ़ने की आदत नहीं थी। एक मेहमान ने राजन से पूछा, इस बारे में तुम्हारे क्या विचार है? अगर आप राजन होते तो आप क्या करते? आप कुछ नहीं बोल पाते या ऐसा कहते, मुझे कुछ काम है, मैं वह खत्म करके आता हूं, और वहां से निकल जाते। या फिर आप कहते, मुझे नहीं लगता कि इस खबर में बात करने लायक कुछ है। चुप रहना या फिर उस जगह से चले जाना या अपनी अज्ञानता को छुपाने के लिए बेकार का जवाब देना। इन बातों से पता चलता है कि आप में आत्मविश्वास की कमी है। अगर राजन रोज अखबार पढ़ता तो वह आत्मविश्वास के साथ जवाब दे पाता। राजन यह भी कह सकता था कि उसने अखबार नहीं पढ़ा है, इसलिए वह इस बारे में कोई राय नहीं दे सकता। आत्मविश्वास होने का मतलब है सब तरह की जानकारी रखना। अब अगली परिस्थिति पर चलते हैं। स्कूल में चित्रकला और लेखन की प्रतियोगिताएं होने वाली थी, जिसके लिए छात्रों को अपने नाम लिखवाने के लिए कहा गया। राहुल ने अपना नाम चित्रकला के लिए लिखवाया। विजय ने उसे ये कहकर चिढ़ाया कि इससे पहले भी वो कोशिश कर चुका है और उसका नतीजा बहुत बुरा हुआ था, इसीलिए उसे फिर से कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर आप राहुल की जगह होते तो आप क्या करते? आप कहते, मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा और इस बार अच्छा कार्य करूँगा। या फिर आपको अपनी योग्यता पर शक होने लगता। या आप उससे कहते, तुम सही कह रहे हो, मुझे अपना नाम नहीं लिखाना चाहिए। क्या कोई दो छात्र इस परिस्थिति का अभिनय करके दिखा सकते हैं?
धन्यवाद, बहुत बढ़िया किया। राहुल का यह निर्णय कि वह ज्यादा मेहनत करेगा दर्शाता है कि उसमें आत्मविश्वास है। इससे यह भी पता चलता है कि वह दूसरों की आलोचना और सुझाव को ध्यान में रखते हुए समझदारी से काम ले सकता है। जिन लोगों में आत्मविश्वास होता है वे बिना सोचे समझे दूसरों की बातों में नहीं आते। अगर राहुल अपनी योग्यता पर संदेह करने लगता तो वह प्रतियोगिता के लिए अपना नाम नहीं लिखवाता। इसका मतलब होता कि वह दूसरों की बातों में आकर खुद के लिए उचित निर्णय नहीं ले पा रहा है। ऐसा करने से आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। आत्मविश्वास होने का मतलब है दूसरों के सुझावों के बारे में ध्यान से सोचना और बिना सोचे समझे दूसरों की राय न मानना। क्या अब हम एक कार्यकलाप करें? कोई निर्णय अनुचित है, यह जानते हुए भी क्या आपने कभी ऐसे निर्णय को स्वीकार किया है? उदाहरण के लिए, कौन सा खेल खेला जाए या किस विषय पर बात की जाए? इस तरह के निर्णय, क्या आप इसके बारे में अपने दोस्त को बताना चाहेंगे? अपनी भावनाओं के बारे में खुलकर बताने के लिए धन्यवाद। आइए एक और परिस्थिति देखते हैं। गीता की माँ चाहती है कि वह दुछत्ती पर चढ़कर कुछ ज़रूरी सामान उतार दे। दुछत्ती पर जाने के लिए उसे सीढ़ी चढ़ने की ज़रूरत है। गीता पहले कभी सीढ़ी पर नहीं चढ़ी है। अगर आप गीता होते तो आप क्या करते? आप कहते, मैं गिर गई तो क्या होगा? या आप कहते, आप मुझसे ऐसे काम क्यों करवाते हो जो मैंने पहले कभी नहीं किए? या फिर आप अपनी माँ से कहते कि वह सीढ़ी को नीचे से पकड़ कर रखे ताकि आप ऊपर चढ़कर सामान उतार सकें। सीढ़ी चढ़ने से मना करना या फिर यह सोचना कि माँ आपसे ऐसे काम क्यों करवा रही है, नकारात्मक दृष्टिकोण दर्शाता है। इस तरह सोचने से आपका आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा। माँ से कहना कि वह सीढ़ी पकड़कर रखे, इसमें सकारात्मक सोच है। इससे आपके आत्मविश्वास को बढ़ावा मिलेगा। संक्षिप्त में कहें तो आत्मविश्वास होने का मतलब है सकारात्मक तरीके से सोचना। अब एक और परिस्थिति देखते हैं। खुद के व्यक्तित्व, स्वभाव और गुणों के बारे में जो हमारी भावनाएं होती है उसे हम आत्मधारणा का नाम दे सकते हैं। लोगों की आत्मधारणा नकारात्मक या सकारात्मक हो सकती है। उदाहरण के लिए, खुद के रूप, रंग, कद, शरीर इत्यादि को अपनाना, खुद को किसी से श्रेष्ठ या तुच्छ न समझना, अपने रंग रूप के अनुसार कपड़े पहनना, ये सब बातें उचित आत्मधारणा का संकेत देती है। खुद के रंग रूप के बारे में दुखी रहना, अनुचित कपड़े पहनना, इन बातों से नकारात्मक आत्मधारणा के संकेत मिलते हैं। अब इस उदाहरण को देखिए। ऐसा सोचना अनुचित है कि केवल महंगे कपड़े पहनने से आप अच्छे दिख सकते हैं और आपको आदर मिल सकता है। यह नकारात्मक आत्मधारणा का संकेत है। सादे और मौके के हिसाब से उचित कपड़े पहनकर भी आप अच्छे दिख सकते हैं और आत्मविश्वास के साथ दूसरों के सामने जा सकते हैं।
आत्मविश्वास होने का मतलब है सकारात्मक आत्मधारणा को बढ़ावा देना, नकारात्मक आत्मधारणा को दूर करना। हमने सीखा कि आत्मविश्वास होने का मतलब क्या होता है और आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जा सकता है। क्या अब हम कुछ उदाहरणों द्वारा यह जानने की कोशिश करें कि हम में आत्मविश्वास है या नहीं है। अमित अपनी किताबें अलमारी में जमा रहा था। गैस पर दूध गर्म करने के लिए रखा हुआ था। उसके भाई रोहन को नहाने जाना था, इसलिए उसने अमित से कहा कि वह दूध उबलने का ध्यान रखे। जब रोहन नहा कर आया तो उसने देखा कि दूध उबलकर बाहर निकल गया था। उसने गुस्सा दिखाते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था ना दूध का ध्यान रखना। यह सुनकर अमित को याद आया कि दूध उबालने रखा हुआ था। अगर आप अमित की जगह होते तो आप क्या करते? आप कहते, अरे तुमने यह बात ठीक से नहीं कही थी कि दूध उबालने के लिए रखा है। या आप चुपचाप किताबें जमाने लग जाते, या फिर आप कहते, माफ करना, मैं दूसरा काम कर रहा था, इसीलिए दूध के बारे में बिल्कुल ही भूल गया। अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। पलटकर जवाब देना कि आपको ठीक से बात नहीं बताई गई थी, यह संकेत देता है कि आप अपनी गलती छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। बिना कुछ जवाब दिए किताबें जमाते रहना दर्शाता है कि आप किसी की आज्ञा का पालन नहीं करना चाहते। इससे यह भी पता चलता है कि आप अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते और काम पूरा न कर पाने के परिणाम की परवाह नहीं करते। इसीलिए ये दोनों जवाब अनुचित है। खुद की गलती मानना, माफी मांगना और गलती ना दोहराने का वादा करना। इन सब बातों से पता चलता है कि आपका व्यवहार उचित, जिम्मेदार और सकारात्मक है। आत्मविश्वासी लोग अपनी गलतियां स्वीकार करना जानते हैं और गलतियों से सीख भी लेते हैं। संक्षिप्त में कहे तो आत्मविश्वास की निशानियां हैं अपनी गलतियां स्वीकार करना, सच्चे मन से अपनी गलतियां सुधारने का प्रयास करना। अब हम एक कार्यकलाप करेंगे। अगर आपकी किसी गलती की वजह से किसी को परेशानी हुई हो, तो क्या आपने उस गलती को स्वीकार किया है? क्या आप इस अनुभव के बारे में सबको बताना चाहेंगे? धन्यवाद। अब एक और परिस्थिति के बारे में जानेंगे। नवीन का भाई चाहता है कि नवीन उसके साथ उसके दोस्त के घर एक समारोह में जाए। नवीन को कोचिंग क्लास में जाना है। उसका भाई उसे कहता है कि वह बीमारी का बहाना मारकर क्लास में ना जाए। अगर आप नवीन की जगह होते तो आप क्या करते? आप झूठ बोल देते कि आप बीमार हैं और अपने भाई के साथ चले जाते, या आप अपने भाई को कहते कि मैं तुम्हारी तरह झूठ नहीं बोलता, या फिर आप कहते मैं सही कारण बताकर अपने शिक्षक से इजाज़त मांगूंगा। अगर उन्होंने आज्ञा दे दी तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा।
यह जवाब मैं सही कारण बताकर अपने शिक्षक से इजाज़त मांगूंगा। अगर उन्होंने आज्ञा दे दी तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। दर्शाता है कि आप किसी की भावनाओं को दुख पहुंचाए बिना भी उनसे असहमत हो सकते हैं। आत्मविश्वासी लोगों में यह क्षमता होती है कि वे किसी को दुख पहुंचाए बिना भी अपनी असहमति प्रकट कर पाते हैं। वे अपनी सीमा जानते हैं और वे उन सीमाओं का पालन करने में विश्वास रखते हैं। आत्मविश्वास होने की निशानियां: सहजता से अपने विचार व्यक्त करना, अपनी सीमाओं को समझना, ईमानदारी से काम करना, सदैव एक जैसा व्यवहार करना। क्या हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? आत्मविश्वास होने का मतलब है अपनी विशेषताओं और कमजोरियों को पहचानना, दूसरों के साथ तुलना होने पर हार नहीं मानना, कोशिश करते रहना, सब तरह की जानकारी रखना। आत्मविश्वास होने का मतलब है सकारात्मक तरीके से सोचना, सकारात्मक आत्मधारणा को बढ़ावा देना, नकारात्मक आत्मधारणा को दूर करना, दूसरों के सुझावों के बारे में ध्यान से सोचना और बिना सोचे समझे दूसरों की राय न मानना। आत्मविश्वास की निशानियां: अपनी गलतियां स्वीकार करना, सच्चे मन से अपनी गलतियां सुधारने का प्रयास करना, सहजता से अपने विचार व्यक्त करना, अपनी सीमाओं को समझना, ईमानदारी से काम करना, सदैव एक जैसा व्यवहार करना। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। छठी से 10वीं कक्षा के विद्यार्थी ध्यान से सुने। खास आपके लिए हैं इंस्पायर अवार्ड्स मानक। TST और NIF द्वारा हर साल हो रहे इंस्पायर अवार्ड्स मानक के पहले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। विजेता आप भी हो सकते हैं, इसलिए किसी भी क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ तैयार हो जाइए। जानते हैं ना, आप में से 1 लाख स्टूडेंट्स को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप बनाने के लिए। उसके बाद दुनिया सराहेगी आपका हुनर जब पहुंचेगा आपका आइडिया लोगों तक प्रोडक्ट के रूप में। तो अपने ओरिजिनल इनोवेटिव आइडियाज को स्कूल में जमा करें। बेस्ट आइडियाज आगे बढ़ाए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, और हाँ, जल्दी आज ही जमा करें। सो गुड लक विद इंस्पायर अवार्ड्स मानक। डर से नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है।
धोकर हाथ पहन कर मास्क, सुरक्षित जीवन चलाना है, सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है, डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। नमस्ते बच्चों, क्या आपको हंसना पसंद है? मुझे भी बहुत पसंद है, बिल्कुल इसी की तरह। इसीलिए आज मैं आप सबके लिए एक अद्भुत कहानी लेके आई हूँ। ये कहानी एक लड़की के बारे में है जिसे हंसना बहुत पसंद है। मैं मिताली सेन गुप्ता, एक ओरेकल स्वयं सेवक हूँ। और क्या आप जानते हैं आज क्या है? आज वर्ल्ड लिटरेसी डे है। वर्ल्ड लिटरेसी डे मतलब विश्व साक्षरता दिवस। ये दिवस हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। ये दिवस हमें इस बात की याद दिलाता है कि आपके और हमारे जीवन में पढ़ने लिखने का कितना महत्व है। अगर आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो आपकी प्रगति होगी, और जब आपकी प्रगति होगी तो देश की प्रगति होगी। इसीलिए एक दिन एक कहानी, इस अभियान के माध्यम से मैं आपके लिए एक कहानी लेके आई हूँ जिसका शीर्षक है लड़की जो हंसती जाए, जिसे लिखा है मीरा गणपति जी ने, जिनके चित्रकार है रूष, और इसका हिंदी में अनुवाद किया है निर्मला शुक्ला जी ने। ये प्रथम बुक्स प्रकाशन की प्रस्तुति है। चलिए अब हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। ये कहानी एक लड़की की है जिसका नाम था टी सुंदरी। ये आप ही की तरह पाठशाला जाती थी, और क्या आपको पता है ये कक्षा 4 में पढ़ती थी। एक दिन पाठशाला में उस कक्षा में गणित पढ़ाया जा रहा था। तभी एक जोर की विस्फोटक आवाज आई, बम! जो गणित के अध्यापक हैं गुंडप्पा जी, उन्हें झट से पता चल गया ये आवाज कहाँ से आई। उन्होंने तुरंत ही टी सुंदरी की तरफ देख के बोला, सुंदरी जी आप कक्षा के बाहर चले जाइए। सारे बच्चे एकदम से चुप्पी छा गई और सब गंभीर हो गए, और वो सब टी सुंदरी की तरफ देखने लगे। और टी सुंदरी भी डर गई और वो गुंडप्पा अध्यापक से कहने लगी, प्लीज सर, लेकिन सर। और ये कहते कहते ही उसकी हंसी छूट गई, और जब वो हंसने लगी उसे देख के पूरी कक्षा हंसने लग गई। टी सुंदरी हर एक बात पर हंसती थी, उससे अपनी हंसी रोकी ही नहीं जाती थी, ये सबको पता था। और क्या आप जानते हैं कि गुंडप्पा अध्यापक को देखकर टी सुंदरी क्यों हंस रही थी? क्योंकि पिछले हफ्ते जब टी सुंदरी अपने मित्र के साथ उद्यान में खेल रही थी, तब उसके मित्र ने टी सुंदरी से पूछा, सुंदरी क्या तुम चुटकुला सुनोगी? सुंदरी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, सुनाओ। तो उसके दोस्त ने कहा, अच्छा सुंदरी, क्या तुम जानती हो कि गणित के अध्यापक हमेशा इतने गंभीर क्यों रहते हैं? सुंदरी ने बहुत सोचा, पर उसे कुछ समझ न आया। तो उसने अपने मित्र को कहा, मुझे तो नहीं पता, अब तुम ही बता दो। तो उसके मित्र ने कहा, वो हमेशा इसीलिए गंभीर रहते हैं क्योंकि उनको इतने सवालों का हल ढूंढना पड़ता है। ये सुनकर सुंदरी ठहाके लगाकर हंसने लगी, और उसने अपनी आंखें मीच ली और खिलखिला उठी। हर एक चुटकुले का कुछ अलग ही असर होता था सुंदरी पे। कभी तो वो चुटकुलों पे ठहाके लगाकर हंसती थी, हा 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 इस तरह, और कभी वो खिलखिला के हंसती थी इस तरह, और कभी तो वो एकदम छोटी सी हंसी हंसती थी इस तरह। और क्या तुम जानते हो, कभी कभी तो वो घटोत्कच की तरह राक्षसी हंसी हंसती थी, हा 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 इस तरह। पर एक दिन वो सोचने लगी कि क्या मुझे क्यों इतनी हंसी आती है और किसी बच्चों को इतनी हंसी नहीं आती? क्या ये कोई चिंता का विषय है? अब उसने सोचा कि मुझे कुछ तो करना पड़ेगा इस बारे में।
तो उसने बहुत सोचा और उसे एक तरकीब सूझी। उसने सोचा, मैं उन सब चीजों की सूची बनाती हूँ जिसे सुनकर या देखकर मुझे हंसी आती है। और फिर वो सोच सोचकर सूची बनाने लगी। जिस तरह आप चित्र में देख रहे हैं, ये उसकी सूची है। इसे देखकर उसे बड़ी हंसी आती है। जिस तरह मोटा शब्द सुन के उसे बहुत हंसी आती है। अगर कोई केले के छिलके पे फिसल जाए तब भी उसे बहुत हंसी आती है। अब उसने तो ये सूची बना ली और उसने मन में निश्चय कर लिया, अब जब भी मैं ये सुनूंगी मैं कभी नहीं हंसूंगी। अगले दिन वो पाठशाला गई। वो पुस्तकालय में बैठकर एक पुस्तक पढ़ रही थी। अलमारी के पीछे, अलमारी के दूसरे तरफ एक दूसरा बच्चा बैठा था। वो भी पुस्तक पढ़ रहा था। एक अचानक से आवाज आई, इस तरह, और टी सुंदरी ये आवाज को पहचानती थी। ये आवाज उसकी सूची से ही थी ना। और ये सुनकर वो ठहाके लगा के हंसने लगी। जब उसका हंसना हो गया, उसने अपने मन ही मन में सोचा, सूची बनाने का तो कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि फिर भी मेरी हंसी सूची छूट रही है। अब मैं क्या करूं? तब उसने फिर से बहुत सोचा और उसे एक और तरकीब सूझी। उसने सोचा, मैं अपने बड़े भाई अन्ना के पास जाती हूँ, जो कि एक वैज्ञानिक भी है। वो कोई ना कोई मशीन तो बना ही लेंगे जिससे मेरी हंसी रुक जाए। तो वो अपने भाई के पास गई और अन्ना को उसने अपनी पूरी व्यथा अच्छे से सुनाई। अन्ना, जो अधिकतर हमेशा गंभीर ही रहते हैं, उन्होंने उसकी व्यथा सुनी और उसके बाद वो भी हंसने लगे, जिसे देखकर सुंदरी ने सोचा कि ओ, क्या ये हमारे खानदानी समस्या है कि हम सबको इतनी हंसी आती है और किसी और को नहीं आती। हाँ, ये जरूर हमारी खानदानी समस्या होगी। तो उस पर अन्ना जी बोले, अरे सुंदरी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई चीज हमें मजाकिया लगे, उस पर हंसना तो बड़ा ही स्वाभाविक है। हर कोई हंसता है, कोई ज्यादा हंसता है, कोई कम हंसता है। इसमें कुछ भी गलत बात नहीं है। सच्ची? ऐसे कहा टी सुंदरी ने, क्योंकि आज तक तो सब उसे यही कहते थे, ओहो सुंदरी, तुम तो कितना हंसती हो। इस पर अन्ना जी बोले, हाँ बिल्कुल, इसमें कोई गलत बात नहीं है। बल्कि सुंदरी, तुम जब हंसती हो तुम्हारी सेहत बनती है, क्योंकि हंसने से कोई रसायन होता है जो हमारे खून में जाकर जुड़ जाता है और उससे हमें खुशी का एहसास होता है। ये सोचकर सुंदरी सोच में पड़ गई। तभी अन्ना जी ने उसे ये भी बताया, अरे सुंदरी, क्या तुम जानती हो, जो हमारे पूर्वज थे, यानी आदि मानव, जब उनके पास कोई भाषा भी नहीं थी एक दूसरे से बात करने के लिए, तब भी वो लोग हंसते थे और हंस के एक दूसरे को बताते थे, यहाँ तो सब कुशल मंगल है, आप भी ठीक ही होंगे। ये सुनकर टी सुंदरी अपनी कल्पनाओं में चली गई। वो सोचने लगी, लंबी दाढ़ी और गदा लिए हुए आदि मानव हंसते हुए कैसे लगेंगे, और फिर से उसकी हंसी छूट गई। और उसके बाद अन्ना जी ने उसे कहा, आदि मानव ही क्यों, आज के जमाने में भी जब हम किसी को पसंद करते हैं या हमें उन्हें कहना होता है कि यहाँ तो सब ठीक है, मैं अच्छा हूँ, तो ये सब तो हम हंस के ही कहते हैं ना। और सिर्फ इंसान ही नहीं, दूसरी प्रजातियों के जीव भी हंसते हैं, जैसे मछलियाँ, डॉल्फिन्स, बंदर, कुत्ता भी हंसता है सुंदरी। ये सुनकर सुंदरी फिर से हंसने लगी। वो अपने पालतू कुत्ते को हंसता हुआ देखकर एक सोच में चली गई और ठहाके लगाकर हंसने लगी। आखिरकार जब उसका हंसना खत्म हुआ, तब अन्ना जी ने सुंदरी को बोला, अरे सुंदरी, क्या तुम जानती हो, तुमने अभी अभी कसरत की है। सुंदरी ने कहा, कसरत कैसे, मैं तो हंस रही थी ना। तो अन्ना जी ने कहा, हाँ सुंदरी, जब तुम हंसती हो तो तुम्हारे गालों की कसरत होती है, उनके हड्डियों पे जो मांसपेशियां होती हैं, उनकी कसरत होती है। तब सुंदरी बोली, अरे वाह, तो मेरे गालों पर डोले बन जाएंगे। उस पर अन्ना जी ने कहा, नहीं नहीं सुंदरी, डोले तो सिर्फ बाहों में ही बनते हैं,
लेकिन जब तुम हंसती हो तो तुम्हारे बड़े छोटे जो हड्डियां हैं गालों पर, उसके ऊपर जो मांसपेशियां होती है वो ऊपर और नीचे होती हैं। इसी से हंसने का भाव बनता है। तब टी सुंदरी ने सोचा, अच्छा तो भैया आवाज कहाँ से आती है? उस पर अन्ना जी बोले, जब तुम सांस लेते हो तो हवा तुम्हारे आवाज की नली के द्वारा तुम्हारे फेफड़ों में जाता है, लेकिन जब तुम हंसती हो तो ये हवा रुक जाती है, तभी हा 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 ऐसी आवाज आती है। इसे सुनकर सुंदरी बहुत ही खुश हो गई। उस पर अन्ना जी ने अब सुंदरी को कहा, अच्छा समझी सुंदरी, हंसना बहुत ही सहज है और अगर तुम किसी को ठेस पहुंचाए बिना हंस रही हो तब तो तुम्हारी सेहत के लिए भी अच्छी बात है। और उस पर अन्ना जी ने कहा, अरे छोड़ो सुंदरी, अब चलो चाय पीते हैं, चाय का समय हो रहा है। तब सुंदरी ने कहा, अच्छा ठीक है। तब भैया ने उसे कहा, और चाय के साथ हम एक एक आलू बोंडा भी खाएंगे। अब अन्ना जी को पता था क्या होने वाला है। बिल्कुल सही, स्त्री सुंदरी ठहाके लगा के हंसने लगी, क्योंकि उसे तो बोंडा शब्द पे बहुत हंसी आती है। तो बच्चों, आप मुझे ये बताइए, क्या आप भी टी सुंदरी की तरह हंसते हैं, कि थोड़ा कम हंसते हैं, कि टी सुंदरी से भी ज्यादा हंसते हैं? अच्छा, मैं आपको एक कार्य कहती हूँ, आप एक काम करिएगा। आज अगर आपके घर पर कोई आईना हो, उसके सामने जाके खड़े हो जाइए और अलग अलग तरीके से हंस के देखिए। छोटी सी हंसी, बड़ी सी हंसी, राक्षस जैसी हंसी, ठहाके लगा के हंसी। देखिए, आपको बहुत मजा आएगा और आपको खुशी भी होगी। और जिस तरीके से हमने इस कहानी के द्वारा समझ में आया है कि हंसने से तो हमारी कसरत भी होती है, तो आपकी भी कसरत हो जाएगी और आपकी सेहत भी बच जाएगी। और अगर आपको किसी दिन हंसने का मन नहीं हुआ तो मेरे पास एक तरकीब है। मैं आपको कुछ इस तरीके से एक स्माइली मास्क बनाना सिखाऊंगी, जो आप अपने चेहरे पे लगाएंगे तो लोगों को देख के लगेगा कि आप तो हंस ही रहे हैं। इस तरह ये स्माइली मास्क बनाने के लिए हमें एक कागज का टुकड़ा चाहिए। ये कोई भी कागज हो सकता है, आप अपने पसंद के भी ले सकते हैं, कोई भी रंग के। एक कागज का टुकड़ा, कैंची, पेंसिल, एक लकड़ी का टुकड़ा, ये झाड़ू के पीछे जो लकड़ी होती है वो भी हो सकता है, कुछ सेलो टेप और कुछ कलर्स आपके पसंद के। अब आप क्या करिए, इस कागज पे कोई भी गोल आकार की चीज रखिए और इस पर इस तरीके से एक गोल बना लीजिए और इसे काट लीजिए कैंची से। जब आप ये कर लेंगे तो मैंने ऑलरेडी काट के रखा है, तो आपको इस तरीके का एक गोल कागज मिलेगा। इस कागज पर आपको जो भी पसंद है उस तरीके का स्माइली बना लीजिए पेंसिल से। मैंने यहाँ ऑलरेडी पेंसिल से एक बना के रखा है स्माइली, देखिए इस तरह से। अब इस स्माइली में हम कलर करेंगे। पहले उसकी आंखों को कलर कर देंगे। आपको जो कलर अच्छा लगता है, जो रंग पसंद है वो बनाएं, वो कलर करें। अगर आपको उस दिन ज्यादा हंसने का मन नहीं है तो आप छोटा स्माइली बना सकते हैं। अगर आपको बहुत हंसने का मन है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप बड़ी सी हंसी बना सकते हैं। और पता है बच्चों, ये मास्क आप अपने जन्मदिन पे भी पहन सकते हैं, और आप ही नहीं, आपके दोस्त भी पहन सकते हैं। फिर आप भी टी सुंदरी जैसे हंसने लगेंगे। अब मैं इसके मुंह पर इस तरीके का एक रंग भर रही हूँ। आपको जो पसंद है आप करिए, आपका मास्क उससे और सुंदर ही लगेगा। इस तरीके से आप मास्क में रंग भर दीजिए। देखिए ये स्माइली किस तरीके से आपको देखकर मुस्कुरा रहा है। और जब आपका स्माइली बन जाए तो इसे पलट दीजिए और एक डंडी ले लीजिए और उस डंडी को इस पर स्टिक कर दीजिए।
मेरे पास एक डंडी है, इसे मैं इस तरीके से सेलो टेप से यहाँ पे चिपका रही हूँ। देखिए मेरी स्माइली बिल्कुल तैयार है और एक ही नहीं, मैंने तो कई स्माइली बनाए हैं। देखिए इसमें से आपको कौन सा पसंद है, जरूर ट्राई करिएगा घर पे। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी और आप जरूर जो भी मैंने आपको बताया है वो घर पे करेंगे। सुनने के लिए धन्यवाद।